हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज हम सी शार्प की प्लेलिस्ट में एक नया ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ट्यूटोरियल है, बड़ा यूज़फुल ट्यूटोरियल है। और आज के ट्यूटोरियल में हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बताता चलूँ। आज हम काम करेंगे ब्लेज़र सर्वर ऐप के ऊपर। और ब्लेज़र सर्वर ऐप के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का ये टॉपिक जो है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका कोई अच्छा तरीका नहीं मिलता। आपके पास डिफरेंट किस्म के थर्ड पार्टी टूल्स और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करके जो है एक तरीका होता है कि आप अथेंटिकेशन करवाओ और ऑथराइजेशन करवाओ। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप सेशन को इस्तेमाल कर लिया करते थे वेब डेवलपमेंट करते हुए, लेकिन ब्लेज़र सर्वर ऐप वगैरह के अंदर सेशन का इस्तेमाल भी कोई इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी कुछ आपको नेगेट पैकेज करने पड़ते हैं और डिफरेंट मराहल से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद भी शायद उस तरीके का अथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम जो है आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि एक अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म का ट्यूटोरियल ऐसा बना दिया जाए जिसके अंदर आपको कंप्लीट ब्लेज़र सर्वर ऐप के अंदर अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का प्रोसेस सिखा दिया जाए। और जिसको नहीं पता कि अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होती है, तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि देखें, अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि आप अपनी ऐप के अंदर एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दें कि उसमें एक लॉगिन पैनल हो, और जो बंदा लॉगिन करे उसको लॉगिन करने के बाद ही जाके उसको उसके अंदर आपकी ऐप यानी कि वेब ऐप के अंदर एक्सेस मिल सके यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर हम ये चीज़ भी सेट कर देते हैं कि लेवल सेट कर देते हैं कि कौन कौन से लेवल के यूज़र को कौन कौन से लेवल के पेज नज़र आने चाहिए, किस किस यूज़र को कौन कौन सा पेज नज़र आए। अगर वो लॉगिन करेगा तो हो सकता है 2 पेज नज़र आएँ, और अगर कोई दूसरे लेवल का यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा तो उसको हो सकता है 1 पेज नज़र आए। और एक पेज के ऊपर भी फर्दर आप किस तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन किस किस लेवल के यूज़र को नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो सारे पेज नज़र आएंगे, सारे पेज के अंदर सारे कंपोनेंट्स नज़र आएंगे जो कि ब्लेज़र के होते हैं, और हो सकता है यूज़र लेवल के बंदे को जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र ना आए। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो रही हैं, कैसे मैनेज हो रही हैं, आज हम इसके लिए एक ऐप बनाएंगे। तो मैं काम करना शुरू करता हूँ। आप इसके लिए कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जेट ब्रांड्स पे काम कर रहा हूँ क्योंकि जेट ब्रांड्स मुझे पर्सनली ब्लेज़र पे काम करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जो है जेट ब्रांड्स ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि जेट ब्रांड्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वन मंथ का तो इसका ट्रायल मिलता है, और अगर आप उसके बाद भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। आप उनको फॉलो करके अगर आप जेट ब्रांड्स डाउनलोड करेंगे तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्लीट जेट ब्रांड्स के इस्तेमाल के लिए कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा आपको। तो अब चलें, हम चलते हैं और ब्लेज़र वेब ऐप बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लेज़र वेब ऐप का ऑप्शन यहाँ से जेट ब्रांड में सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा और नीचे से जाकर यहाँ पे इसकी जो एडवांस सेटिंग्स है आप इनको देख लें। यहाँ पर ये सारी की सारी सेटिंग्स आपने ऐसी रखनी है जैसे मैंने रखी हुई हैं। अब मैं टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप छेड़ेंगे। एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाकर देखें तो इंटरेक्टिव रेंडर मोड जो है सर्वर सेलेक्टेड है, और बाकी किसी भी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। और यहाँ पे आप जो ऐप का नाम देना चाहते हैं वो दे दें। मैं मिसाल के तौर पे ऐप का नाम दे देता हूँ ब्लेज़र ऑथ ऐप। ठीक हो गया। और YT कर देता हूँ मैं इसके सामने यूट्यूब के रेफरेंस के लिए, और मैं क्रिएट का बटन दबा देता हूँ ताकि मेरी ऐप क्रिएट हो सके। तो ये ऐप क्रिएट हो रही है, और उसके बाद हम इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे काम सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करने हैं और क्या क्या करना है। ओके जी, सो ऐप क्रिएट होने के बाद लोड हो चुकी है, और इन बिटवीन मैंने जो है ट्यूटोरियल थोड़ा सा पॉज कर लिया था क्योंकि अभी हमने इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ करना है। तो मैं गैर ज़रूरी तौर पे जहाँ पे भी लोडिंग का टाइम होगा वहाँ पे मैं जो है रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सके, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों के लिए मिस नहीं होने वाला। सो अब हमारे सामने एक ऐप आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से इस प्ले के बटन पे क्लिक करके, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐप को रन करता हूँ, और रन करके मैं आपको इसकी वर्किंग शर्किंग दिखा देता हूँ, इसके जो पेजेस अवेलेबल है सब कुछ दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ओके जी, सो ये ऐप हमारे सामने रन हो गई है और ये लोडिंग पे है। ये लोडिंग हो जाए क्योंकि अभी अभी आपके सामने मैंने फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया है, और डेफिनेटली इस वजह से चलते हुए थोड़ा सा टाइम तो लेगा, इरिटेट तो करेगा। अच्छा खैर, अभी हमारा आ चुका है, ये हमारा होम पेज है। ये हमारा काउंटर पेज है जो कि हमारा एक
नॉर्मली जो हम एक बनाते हैं जब भी हम अपना एक पेज ब्लेज़र का प्रोजेक्ट तो उसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे ये हमारा एक वेदर का पेज है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो ब्लेज़र पे काम करते हैं वो सब जानते हैं, उसके अंदर मिलता है। खैर ये हमें प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैंने आपको रन करके दिखा दिया। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको स्टॉप कर लेता हूँ, और स्टॉप करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले तो मैं इसको एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूँगा, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है बाकी सारे मामलात करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेटाबेस के अंदर मुझे इसके थ्रू टेबल बनाने और वो सारे के सारे काम करने। तो आपको पता है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना मतलब माइग्रेशन वाले तमाम मामलात के से गुजरना। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आप इस वक्त एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम की वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेसिक लेवल के एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कंसेप्ट्स वगैरह होंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो थ्रू माइग्रेशन, कैसे आप मॉडल्स बनाते हो एंड सो ऑन। वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला क्योंकि वो एक टोटली अलग कहानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ नगेट पैकेजेस जो है इंस्टॉल कर लूँगा अपने पास, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर हम आगे काम करेंगे। तो मैं नगेट पैकेज के ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ से नगेट पैकेज के ऑप्शन पे जाकर तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे नगेट पैकेज शो हो रहे होते हैं। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो नगेट पैकेज है मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके तो इसका जो, क्योंकि मैं .NET 8 के ऊपर काम कर रहा हूँ और इस वक्त इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो प्रीव्यू एडिशन तक हम पहुँच चुके हैं 9 के प्रीव्यू पे, उसको मैं अवॉइड करूँगा और मैं 8.0.7 को सिलेक्ट करके यहाँ से प्लस का बटन दबाऊँगा ताकि ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाए। इस तरीके से मैंने सबसे पहले तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इंस्टॉल करना है, फिर मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन को करना है, फिर टूल्स को करना है, फिर SQL सर्वर को करना है। तो ये तो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊँगा और उसको इंस्टॉल करूँगा, और वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन भी यहाँ पे सामने आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर भी इसका जो नगेट पैकेज का जो वर्जन है वो 8.0.7 करके मैं इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो डिज़ाइन भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ इंस्टॉल करनी है वो SQL सर्वर करना है, और मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर, और उसके बाद मैंने टूल्स कर देना है। इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है माइग्रेशन वगैरह के और डेटाबेस से लिंक होने के प्रोसेस के अंदर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा, डिज़ाइन और कोर दोनों इंस्टॉल हो गए, तो मैं SQL सर्वर पे क्लिक करता हूँ और अगेन यहाँ से इसका वर्जन डाउन करता हूँ और इसके ऐड पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद मैंने टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स के ऊपर जाके मैंने क्लिक करना है, और इसी तरीके से इसको भी इसका वर्जन लेवल डाउन करना है और इसको यहाँ से जाके मैंने इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरीके से मेरे पास जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं वो चारों पैकेज हो जाएंगे। देखें, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ चुका है मेरे माउस के, अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, कोर.डिज़ाइन, कोर.SQL सर्वर और कोर.टूल। तो मुझे यही 4 नगेट पैकेजेस चाहिए थे, मैंने इन चारों को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसके बाद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके तो एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ऐड के ऑप्शन पे जाके, डायरेक्टरी यहाँ पे कहते हैं, और उस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा मॉडल्स। और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जाकर मैंने एक न्यू क्लास बना लेनी है, और उस क्लास का नाम होगा यूज़र। और यूज़र की जो क्लास होगी बेसिकली उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो आईडी होगी डेफिनेटली, और उसके बाद जो अगली चीज़ होगी वो होगी यूज़र नेम, और उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद एक आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आप ये कह सकते हो कि क्या जो है उसका रोल क्या होगा वो होगी। तो यहाँ पर जाके हम सबसे पहले तो आईडी कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से जाके आगे स्ट्रिंग यूज़र नेम, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ से आगे जाकर प्रॉप स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाके हम लिख देंगे रोल। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र के टेबल में आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक नया टेबल बनाऊँगा। अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और डायरेक्टरी पे गया, और इसका नाम मैं रखूँगा डाटा। और डाटा के फोल्डर के अंदर आपको पता है कि मैं कौन सी क्लास बनाने वाला हूँ, AppDB कॉन्टेक्स्ट की क्लास, AppDB कॉन्टेक्स्ट की क्लास। ये सारा का सारा सेक्शन जो है बेसिकली यूज़र
क्लास यानी यूज़र मॉडल का एक टेबल बनाने के लिए है। तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि वो सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आगे वाले सेक्शन पे जा सकते हैं जहाँ से मैंने लॉगिन का काम शुरू किया है। तो अब मैं यहाँ से इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ लिंक कर देता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के सारी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स, सॉरी डीबी कॉन्टेक्ट्स ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्ट्स ऑप्शंस, और ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स, वेयर एज ऑप्शंस, और बेस क्लास की तरफ रेफ़र करते हुए इसको हम ऑप्शंस दे देंगे एंड दैट्स इट। और अब मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर से बाहर आके एक प्रॉपर्टी बनानी है विच इज़ डीबी सेट ऑफ यूज़र टेबल, और इसको जाके हम क्या कर देंगे tbl अंडरस्कोर यूज़र। और यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। और ये जो यूज़र है आपको पता है कि कहाँ है, ये मॉडल क्लास के अंदर है। तो हम सॉरी मॉडल के फोल्डर के अंदर है, तो हम वो ऐड कर देंगे। तो वो कहाँ से आएगा आपको भी पता है, यूज़र क्लास को हम यहाँ पे ऊपर जाके यूजिंग ब्लेज़र और ऐप डॉट मॉडल्स, तो मॉडल्स के अंदर से हमें ये मिल गई। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में जाकर। हेयर इट इज़, यहाँ पर जाके सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग्स, एंड कनेक्शन स्ट्रिंग में जाके तो माई कॉन स्ट्रिंग, और माई कॉन स्ट्रिंग में जाकर यहाँ पर अब मैं आगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो सबसे पहले सर्वर इज़ इक्वल टू करके, अच्छा सर्वर का नाम आप एसक्यूएल सर्वर पे जाके देख भी सकते हैं, और मुझे क्योंकि याद है क्योंकि ये मेरा ही नाम है तो मैं वो दे दूँगा। और उसके बाद हम एसक्यूएल एक्सप्रेस, ठीक हो गया। और यहाँ से आगे डेटाबेस का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। यूजुअली हम कोई ऐसा नाम, मतलब ट्यूटोरियल है तो हम कुछ भी दे देंगे, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना हम प्रोजेक्ट के रेलेवेंट नाम देते हैं। तो लॉगिन ऑथ डीबी के नाम से मैं एक डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज़ इक्वल टू ट्रू, एंड इसके बाद इनक्रिप्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स। दिस इज जस्ट एज कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो चुका है। लॉगिन ऑथ डीबी के नाम से एक डेटाबेस बन जाएगी। ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, इनक्रिप्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैंने। सर्वर का जो है मैंने एड्रेस दे दिया है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंगली मुझे program.cs फाइल को भी आपको पता है कि कन्फिगर जो है करना पड़ेगा। तो program.cl फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि बिल्डर वाले ऑप्शन से ऊपर जाके यहाँ पे एक कॉन स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, कॉन स्ट्रिंग नाम का एक वो बना लेता हूँ, अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसके अंदर बिल्डर डॉट कन्फिगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे हम यहाँ पे, डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग आपको पता है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली किस नाम से है, तो मैंने नाम कॉपी कर लिया था तो नाम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब वो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास वेरिएबल कॉन स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। अब मैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्ट्स करूँगा, और इसके अंदर मैं ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स कर दूँगा, और यहाँ जाके ऑप्शंस और ऑप्शंस डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर कर दूंगा। और इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं यहाँ पे ये कॉन स्ट्रिंग जो है, जो मेरा स्ट्रिंग है वो पास कर दूंगा। तो मेरा अब बेसिकली मैं कॉन्फ़िगर हो चुका हूँ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब मैंने चलानी है माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन चलाने के लिए एक तरीका तो ये आपके पास होता है कि अगर आप एसक्यूएल विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर टॉप पे टूल्स के ऑप्शन पे जाएं और नगेट पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करें नगेट पैकेज मैनेजर के ऑप्शन से, और वहाँ पे
ऐड डैश माइग्रेशन और एक स्पेस दे के लिखें इनिशियल। तो जब आप ये चीज़ लिखेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो माइग्रेशन ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप अपडेट डाटाबेस के कमांड चलाएंगे, अपडेट डैश डाटाबेस, तो आपकी वो माइग्रेशन डाटाबेस के ऊपर ऐड हो जाएगी आपकी की हुई सेटिंग्स के मुताबिक। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि JetBrains का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से टूल्स के ऑप्शन पे जाऊँगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऑप्शन पे जाऊँगा, ऐड माइग्रेशन पे जाऊँगा। मेरे पास इनिशियल माइग्रेशन बन चुकी है, मैं यहाँ से ओके का बटन दबा दूंगा तो मेरी माइग्रेशन ऐड हो जाएगी और उसके बाद इसी तरीके से मैं वहाँ पे अपडेट डाटाबेस के ऑप्शन पे जाके डाटाबेस के अंदर इस माइग्रेशन को पुश कर दूंगा। तो ये काम करते हैं। देखें बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी माइग्रेशन क्रिएट हो रही है। जब मेरी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी तो मैं इसको डाटाबेस में अपडेट कर दूंगा। आप लोग विजुअल स्टूडियो या VS कोड के अंदर जो कमांड्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अब ये क्या कमांड्स हैं इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अगैन मेरा जो आज का ट्यूटोरियल है वो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि किस तरीके से आप लोग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम की वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो एक टेबल ऐड करके वहाँ से आगे काम शुरू कर देते हैं, जबकि असूलन तो मुझे ये करना चाहिए था कि ये सारा सिस्टम मुझे पहले करके वीडियो इससे आगे स्टार्ट करनी चाहिए थी। सो बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होती है उसके बाद हम अपडेट करते हैं डाटाबेस को। ओके जी, सो बिल्ड सक्सीड हो चुकी है। अब मैं दोबारा से वहीं पे जाऊंगा, ऊपर से टूल्स के ऊपर से जाने के बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर और यहाँ से अपडेट डाटाबेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और जो इनिशियल माइग्रेशन है, टारगेट माइग्रेशन इनिशियल आ जाना चाहिए यहाँ पे वैसे, लेकिन चलें अभी मुझे शो नहीं हो रहा बट स्टिल चलें। माइग्रेशन का फोल्डर आया या नहीं आया मुझे पहले ये चेक कर लेने दें, उसके बाद हम काम करते हैं। आई होप सो कि यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर आ चुका हो। हाँ जी, आ गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ से दोबारा टूल्स के ऊपर जाता हूँ और टूल्स के ऊपर जाके एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे जाता हूँ और अपडेट डाटाबेस पे जाता हूँ। तो ये देखें इनिशियल माइग्रेशन को इसने उठा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली ओके का बटन दबाऊँगा तो ये इस माइग्रेशन को उठाकर मेरी डाटाबेस के अंदर लगा देगा। तो इसने काम करना शुरू कर दिया। JetBrains में काम करने का यही फ़ायदा है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है और मैं ब्लेज़र के लिए, स्पेसिफिकली ब्लेज़र के लिए तो JetBrains को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ब्लेज़र के ऊपर काम करते हुए मुझे विजुअल स्टूडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे VS कोड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इंटेलिजेंस बंद हो जाता है, अचानक से पेज की लोडिंग सही से नहीं होती, किस पेज पे कोई एरर नहीं होता, उसके बावजूद भी विजुअल स्टूडियो एरर शो कर रहा होता है। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के चक्कर में मैं इसकी तरफ आया हूँ JetBrains पे, और मैं आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि कोशिश ये करें कि ब्लेज़र के ऊपर काम करते हुए JetBrains को इस्तेमाल करें। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए JetBrains को फ्री में हासिल कर सकते हैं। और 3 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ कि आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहें, और एक दफ़ा आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फिर आप चाहें तो इसको पे करके इसका पेड सोल्यूशन ले लें। और अगर आप इसके लिए पे नहीं करना चाहते तो आप विजुअल स्टूडियो पर वापस जा सकते हो। जब आपको कंफर्म हो गया कि आप कहाँ सही कर रहे हो कहाँ गलत कर रहे हो तो फिर टेंशन वाली बात नहीं रहती। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने माइग्रेशन चला दी है और अब डाटाबेस मेरी इसके साथ जो है लिंक हो चुकी है। मैं चाहूँ तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोल के वहाँ से भी अपनी डाटाबेस और उसके चेक कर सकता हूँ, उसके रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ से डाटाबेस के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से भी मैं डाटाबेस को जो है कनेक्ट कर सकता हूँ डाटाबेस को। बट आई थिंक सो कि मैं इतना ज़्यादा JetBrains पे डिपेंडेंट होके काम करूँ ठीक नहीं है, लेकिन चलें देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे कोई सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो सही है, अदरवाइज़ मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ही ओपन करके उसी के ऊपर काम कर लूँगा। हाँ, ऐड डाटा सोर्स मैनुअली नहीं, यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग्स एंड SQL सर्वर, ठीक है, नेक्स्ट जाने देते हैं। अब मुझे इसकी बहुत सारा डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ से कन्फिगर करने की बजाय मैं कनेक्ट टू डेटाबेस एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं यार, क्या पता मान जाए। यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग और टेस्ट कनेक्शन करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि टेस्ट कनेक्शन सक्सीड होने वाला है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग जो इसने उठाया है वो वाला नहीं है जो कि मैंने दिया था। सो चले लेट्स सी, इसको चेक कर लेते हैं, इसका काम पूरा होने दें। तो सक्सीड नहीं हो सका, मुझे पता था कि नहीं होना इसने। खैर, पेज कनेक्शन स्ट्रिंग और चूज़ वन फाउंड इन द सोल्यूशन। ओके, छोड़ दो यार, इसके चक्कर में नहीं पड़ते हम यहाँ से जाके SSMS लिख कर और अपने तरीके से हम अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चले जाते हैं और वहाँ से अपनी डाटाबेस को एक्टिव करके वहाँ से देख लेते हैं। तो ये एक्टिव हो जाए तो मैं इससे आगे चलता हूँ।
ओके, सो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो चुका है। मैं डेटाबेस पे जाता हूँ। डेटाबेस पे जाने के बाद लॉगिन और डीबी हमने जो बनाई थी ये सामने आ चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से टेबल्स पे जाता हूँ और टेबल्स के अंदर हमारा यूज़र का टेबल आ चुका है। अब मैं इसको यहीं से एडिट करके टॉप 200 रोज़ वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। एडिट टॉप 200 रोज़ वाले ऑप्शन पे जाके मैं 2 रिकॉर्ड ना यहीं से एडिट करके जा रहा हूँ यार। उसकी वजह यह है कि देखें, अब मुझे मैं जाके वहाँ पे एक नया पेज बनाऊँ डाटा इंसर्ट करने वाला, तो हम अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं ये भी अथेंटिकेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें मैं एज्यूम कर सकता था कि आपको आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं खैर यहाँ पे एक यूज़र रख देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड रख देता हूँ एडमिन, और एडमिनिस्ट्रेटर लिख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेलिंग गलत ना हो जाए यार। अच्छा, इसके बाद एक तो रिकॉर्ड मैंने ये ऐड कर दिया, और मैं एक सिंपल यूज़र का कर देता हूँ, यूज़र, और यहाँ पे भी मैं कैपिटल यू के साथ यूज़र लिख देता हूँ, ताकि हम 2 लोगों को बेस के ऊपर चेकिंग कर सकें। अच्छा खैर, अब मुझे और तो कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बंद कर रहा हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट पे वापस आ चुका हूँ, और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ से आगे जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा हमारे अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो ऐप बिल्ड करने वाली जो ये लाइन है जहाँ पे आपकी फाइनल ऐप बिल्ड होती है, इससे ऊपर हमने ये काम करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ना कमेंट दे देता हूँ ऑथ वर्क, ठीक है, इससे। और अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बिल्डर डॉट सर्विसेज के थ्रू ऐड अथेंटिकेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ लिखोगे आ जाएगा यार, देखो ऑथेंटिकेशन आ चुका है। अब आपने क्या करना है, कुकी अथेंटिकेशन को आपने उठाना है, और कुकी अथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट्स में जो होगी ना वो आपने उठानी है। तो यहाँ से कुकी अथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट आ जानी चाहिए, आ चुकी है, और यहाँ से अथेंटिकेशन स्कीम उठा लें आप इसके अंदर से। अच्छा, यहाँ तक तो ये आपने काम कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इससे आगे आकर ना आप डॉट ऐड कुकी करो, और ऐड कुकी कर लेने के बाद अब फर्दर आप इसके भी अंदर आ जाओ, और यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा काम करना है, वो देख लो क्या है कि इसके अंदर कुकीज़ के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस ऐड करने। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ऑप्शंस ऐड करने का तरीका। ऑप्शंस पे जाके ऑप्शन से आगे करली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले आपने ऑप्शंस के अंदर कुकी जो आप बनाने जा रहे हो, कुकीज़ बेसिकली ना आपका डाटा सेव करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस डॉट कुकी डॉट नैम, अब आपने इसका नाम क्या रखना है, इस अथेंटिकेशन सिस्टम के लिए जो आप कुकीज़ यूज़ कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे दोगे। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं ऑथ कुकी कर देता हूँ उसको। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप टर्मिनेटर दें, और अब इसके बाद लॉगिन पाथ। अब यहाँ पे लॉगिन पाथ क्या होगा, ऑप्शन डॉट लॉगिन पाथ इज इक्वल टू आप देंगे लॉगिन का पेज। ये पेज हम बनाएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है, ताकि लॉगिन पाथ जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शंस, यानी कि कुकीज़ जो होती हैं जब वो आपके ब्राउज़र में सेव होती हैं तो उनकी कोई एज भी होती है, उस एज के बाद उनको ख़त्म हो जाना होता है, उनको डिलीट हो जाना होता है। तो वो जो एज है वो आपको देनी पड़ती है। तो वो आप ऑप्शन डॉट कुकी डॉट मैक्स एज करके इज इक्वल टू टाइम स्पैन, और टाइम स्पैन के अंदर फ्रॉम मिनट्स कर दें। आप इसको यहाँ पे देखें फ्रॉम मिनट्स आ रहा है, यहाँ से टाइम स्पैन फ्रॉम मिनट्स करके तो आसानी से आप इसकी ब्रैकेट में दे दें, लेट से कुछ 30 मिनट्स या कोई 20 मिनट्स के, या 20 मिनट्स के लिए कुकी जो है हमारी चलनी चाहिए। इसके बाद अगर आप एक पेज और बना लें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे पेज पे जाने की कोशिश करता है जिस पे आपने उसको अलाउ नहीं किया हुआ, तो उसको भी तो कोई एक पेज शो होना चाहिए ना। तो वो कौन सा होता है, एक्सेस डिनाइड पाथ का पेज होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे लिख देते हैं एक्सेस डिनाइड। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारी सेटिंग यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद यहाँ से आगे आपने क्या करना है, आपने बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथराइजेशन करनी है। ठीक हो गया। तो अब आपने अथेंटिकेशन तो डाल दी ना, और अथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर भी कर लिया। अब इसके बाद आप ऐड करेंगे क्या चीज़, ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये ऐड हो गई ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन ऐड करने के बाद आपने केस्केडिंग ऑथराइजेशन स्टेट भी अथेंटिकेशन स्टेट भी ऐड करनी होती है। तो आप यहाँ पे जाके लिखें बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड केस्केडिंग अथेंटिकेशन स्टेट। अब देखें आपके पास
ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आई होप सो कि यहाँ तक तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपने नीचे जाकर जो यूज़ वाला सेक्शन होता है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपली इस जगह पे जाके लिख दें ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशन और ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन। जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपने सर्विसेज उसके अंदर ऐड की हैं ऊपर अभी आपने, तो आप उनको यूज़ भी तो करेंगे ना। तो ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशन एंड ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन, और यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। सो अभी तक अगर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको जल्दी से बता दूं कि पीछे से लेके अभी तक हमने क्या काम किया है, तो देखें हमने किया ये है कि एक ब्लेजर का प्रोजेक्ट बनाया, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद सारे के सारे नगेट पैकेज इंस्टॉल किए जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए थे, और उसके बाद हमने एक मॉडल का फोल्डर बनाया और मॉडल के फोल्डर में एक यूज़र का क्लास बनाई, और डाटा के फोल्डर में ऐप डीबी कंटेक्स्ट की क्लास बनाकर उसको डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट कराकर माइग्रेशन चलाकर उस क्लास की बेस के ऊपर अपनी डेटाबेस के अंदर जाकर एक यूज़र का टेबल बना दिया। जब यूज़र का टेबल बन चुका तो उसके अंदर हमने कुछ डाटा डाला, और उसके बाद हमने यहाँ तक क्या कर दिया, अपनी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का जो सिलसिला था उसको program.cs के अंदर ऐड कर दिया। उसको बता दिया कि आपके पास एक लॉगिन का पेज होगा, आपने उस लॉगिन के पेज के ऊपर जाके क्या करना है कि लॉगिन करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये भी बता दिया कि अगर कोई गलत हो गया, यानी कि मतलब अगर किसी को एक्सेस नहीं देनी है तो वो एक्सेस डिनाइड के पेज के ऊपर जा सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक काम कर लेने के बाद कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके एक ऐड के ऑप्शन पे जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं अकाउंट्स के नाम से, और इस अकाउंट्स के नाम के फोल्डर के अंदर हम ऐड करके एक ब्लेजर कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा, program.cs को मैं बंद कर रहा हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। ऐड करता हूँ मैं, सॉरी मैंने पेज को ऐड कर दिया, मैं बेसिकली ब्लेजर कंपोनेंट ऐड करना है। ऐड करके ब्लेजर कंपोनेंट, और ब्लेजर कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, लॉगिन। और अब इसके ऊपर जो ऊपर पेज डायरेक्टिव देंगे हम यहाँ पे इस जगह पे, वो हम क्या देंगे या वो से देख लें, ऐड पेज और डबल कोट में जाके लॉगिन। अच्छा, मैंने यही क्यों डायरेक्टिव दिया है, मैं कुछ और क्यों नहीं दे सकता? उसकी वजह यह है जनाब कि यही वाला लॉगिन का डायरेक्टिव आप program.cs में अभी थोड़ी देर पहले सेट करके आए हैं कि हमने जब लॉगिन करना हुआ करेगा तो हम इस जगह पे जाया करेंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा सारा का सारा काम 100% जो है वो सेट हो ही चुका है। और अब हम करेंगे ये कि जो हमारा लॉगिन का पेज है वो बनाएंगे। तो कुछ टाइम को सेव करने के लिए मैंने लॉगिन के पेज को जो है थोड़ा सा डिज़ाइन करके रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं वही ऐड कर लूँ, क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। तो बजाय इसके कि मैं पूरी HTML यहाँ पे कोड करूँ, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलें वो हम बाद में ऐड करते हैं। उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं जो मुझे याद आ रहा है अभी, और वो ये है कि मॉडल्स के फोल्डर में जाकर एक और फोल्डर में बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख दूँगा व्यू मॉडल। तो जब व्यू मॉडल का फोल्डर बन गया तो इसके अंदर मैं एक और क्लास बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा यूज़र व्यू मॉडल। ठीक हो गया। और इस यूज़र व्यू मॉडल के अंदर मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली एक स्ट्रिंग टाइप का यूज़र नेम होगा, और आगे जाकर एक स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप इसके ऊपर वैलिडेशन वगैरह लगाना चाहें तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ तक तो हमारा जो है काम बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा ट्यूटोरियल को पॉज करके जस्ट बिकॉज कि मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, मैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा HTML का लॉगिन पेज सेट करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और उसके बाद आप उसको वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो एग्जैक्टली आप ऐसा पेज जो है बना सकते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, मैंने अपना पूरा का पूरा एक लॉगिन का पेज खूबसूरत सा तैयार कर लिया है। जब इसको रन करेंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके पेज के लिए ना मैं कोड वगैरह तैयार करता हूँ नीचे जाकर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप देखते चले जाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाके केस्केडिंग जो है, केस्केडिंग पैरामीटर मुझे चाहिए एक, तो मुझे केस्केडिंग पैरामीटर के लिए काम करना होगा। आई थिंक सो कि खुद उठा लेना चाहिए वैसे तो इसको। केस्केडिंग पैरामीटर्स होते हैं जो केस्केडिंग, या शायद मैं नीचे मुझे जो चाहिए मैं वो लगा लूँगा तो उसके बाद ये उसके ऊपर काम कर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है। आई थिंक सो मैं गलत ही कर रहा हूँ, मुझे पहले लिख लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे HTTP
कॉन्टैक्ट्स चाहिए बेसिकली, और मैं इसको अंडरस्कोर HTTP कॉन्टैक्ट्स ऐसे कर लेता हूँ, और इसके ऊपर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे करके। कहाँ भाग रहे हो यार? कैस्केडिंग पैरामीटर क्यों नहीं आ रहा यार? इसको आ जाना चाहिए। कैस्केडिंग पैरामीटर, सॉरी, अच्छा मैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा था, माय मिस्टेक। अच्छा, कैस्केडिंग पैरामीटर तो आ गया हमारा, और इसको हम वार्निंग को ख़त्म कर देते हैं, अलाउ कॉन्टैक्ट्स ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैंने यहाँ पे एरर शो करवाना है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर, चलो प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन मैंने एक प्राइवेट स्ट्रिंग बना लेना है एरर मैसेज का। और इसको मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे एरर हेयर जो मैंने लिखा हुआ है, स्पैन लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे जाके एरर मैसेज के लिए लगा देता हूँ। अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है, आगे मैं क्या करता हूँ कि मुझे जाहिर है जब यूज़र इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र नेम डालेगा और इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में जो नीचे वाला है पासवर्ड डालेगा, तो उनको कोई प्रॉपर्टीज़ के अंदर उस डाटा को लेना है। ठीक हो गया? तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़र व्यू मॉडल पहले से ही बना के आया था, और मैं यूज़र व्यू मॉडल की जगह यूज़र व्यू मोड लिख के आ गया। खैर चले, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने भी अभी देखी, इसको हम इसको कोई इतना मसला नहीं है। मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी बना लेता हूँ यहाँ पे PROP करके, और अब इसकी जो है यूज़र व्यू मोड, और इसको जो है हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम चलें यहाँ पे यूज़र व्यू मॉडल कर लेते हैं। और अब ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसको नहीं समझ आया कि ये कहाँ पर है। तो ये हमने कहाँ बनाया था, ये हमने मॉडल्स के फोल्डर में जाके व्यू मॉडल में बनाया था, तो हम यहाँ पे टॉप पे जाके इसको लगा देते हैं, एट यूजिंग blazor.models.view मॉडल। ठीक हो गया? तो अब ये उठा लेगा इसको। अच्छा, इसको उठा लिया इसने। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं सप्लाई पैरामीटर फ्रॉम फॉर्म। अब इसके बाद हमने इसके बाद जो चीज़ करनी है बेसिकली वो ये करनी है कि हमने इस मॉडल को जो है बाइंड कर देना है किस चीज़ से, आपके जो आपका जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि आपका जो मॉडल है वो क्या है, और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे कि मतलब वो ऐसा फंक्शन जो कि बेसिकली ये बताएगा कि अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो क्या होना चाहिए, और सारा का सारा कोड हम उसके अंदर लिखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ जाकर सबसे पहले तो इसको बताता हूँ कि जो मॉडल तुमने यूज़ करना है उसका नाम क्या है, जो अभी हम नीचे लगा कर आए हैं, यूज़र व्यू मॉडल। और उसके बाद मैं ये कह देता हूँ कि जब आप फॉर्म सबमिट करो तो ऑन वैलिड सबमिट आप ना अथेंटिकेट मेथड को चला देना। अथेंटिकेट मेथड को, ये है नहीं है मेरे पास, मैं अभी बनाऊंगा इसलिए एरर दे रहा है, और फॉर्म का नाम मैंने लॉग इन फॉर्म लिख दिया है। तो अब मैं इसको अथेंटिकेट मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके इस एरर को रिमूव करने के लिए इस अथेंटिकेट मेथड को बना लेता हूँ। तो मैं इसको बनाऊंगा प्राइवेट करके, प्राइवेट एसिंक टास्क, और आगे जाके अथेंटिकेट मेथड, और हम ऐसे करके इस मेथड को तैयार कर देते हैं। तो बाकी हम ऊपर क्या करते हैं, अब हमने बाइंडिंग करनी है क्योंकि, तो बाइंडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे जाकर हमें एट बाइंड डैश वैल्यू, हमें यहाँ पे बाइंड वैल्यू लगाना पड़ेगा, और बाइंड डैश वैल्यू इज इक्वल टू करके यहाँ पे हमें कौन सा देना पड़ेगा, जो यूज़र व्यू मॉडल है, यूज़र व्यू मॉडल इसका डॉट यूज़र नेम की जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे जाकर जो पासवर्ड वाली जगह है इसके अंदर किसी भी जगह पे ऐसे लिख के लगाता हूँ, और इसको बदल के हम पासवर्ड कर देते हैं, तो हमारा वो लिंक हो गया। अब जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट कराऊंगा तो सबमिट का बटन प्रेस होने पे अथेंटिकेट मेथड का फंक्शन रन होगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल जाएगा। तो हमने अब अथेंटिकेट के फंक्शन के अंदर क्या करना है, यहाँ पर जाकर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमें मिला है उसको कंपेयर करना है डेटाबेस में पड़े हुए यूज़र नेम और पासवर्ड से। तो डेफिनेटली इस कंपैरिजन के लिए हमें टॉप पे जाके एक ऐट इंजेक्ट करके
क्या करना पड़ेगा, ऐप DB कॉन्टैक्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने DB के नाम से ऐड कर दिया है। तो हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर जाके अब मैं इसको कैसे करता हूँ कि वेरिएबल यूज़र अकाउंट इज इक्वल टू करके मैं db.tbl यूज़र के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे वेयर लगाता हूँ और वेयर में कहता हूँ कि x यूज़र x डॉट यूज़र नेम, यानी कि जो टेबल का यूज़र नेम है अगर वो इक्वल है हमारा यूज़र व्यू मॉडल डॉट यूज़र नेम के, तो उसको उठाओ डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। तो मतलब जो आपको उसके बेस के ऊपर जो पहला रिकॉर्ड मिले उसको उठाओ और आप कहाँ डाल दो, आप उसको उठा के डाल दो। एरर क्यों आ गया, ब्रैकेट्स इशू। अच्छा, जो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट डॉट यूज़र नेम तक तो हमने कर लिया था। ओके, सॉरी, यहाँ पर जाके ये ब्रैकेट यहाँ बंद, आई थिंक सो। एक्स की बेस के ऊपर हमने यूज़र नेम उठाया जो कि अगर इक्वल है इसके, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छा सही है, ब्रैकेट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। अच्छा खैर, यहाँ तक हमने ये ले लिया। अब इसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ इफ़ लगा के कि इफ़ यूज़र अकाउंट इज़ नल, यानी कि अगर यूज़र अकाउंट नल है और मैं आगे और लगाता हूँ और यूज़र अकाउंट डॉट पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू जो हमारा व्यू मॉडल है, यूज़र व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड, अगर ऐसा है तो ऊपर हमने उस यूज़र की बेस पे उठा लिया यूज़र को, यूज़र अकाउंट में रखा और उसके बाद देखा कि अगर यूज़र अकाउंट नल है या फिर अगर यूज़र अकाउंट मिल गया है तो उसके जो पासवर्ड मिला है वो हमारे दिए हुए पासवर्ड के इक्वल नहीं है, तो एरर मैसेज के अंदर जो हमने एक ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके अंदर डाल दो इन वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, इस तरीके से। इसके बाद यहीं से रिटर्न कर जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका यूज़र नेम पासवर्ड ही ठीक नहीं है तो क्या करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आगे तैयार करेंगे क्लैम्स। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम क्लैम का और इज इक्वल टू उसकी एक नई लिस्ट बना लेते हैं और जो लिस्ट होगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, हम क्लैम जो है ऐड कर देंगे। और मुझे क्योंकि इसको यहाँ बंद नहीं करना, मुझे इसकी आगे कर्ली ब्रैकेट्स में जाकर काम करना है और वो ये करना है कि मुझे 2 क्लैम्स ऐड करने हैं। तो पहला जो मैं न्यू क्लैम ऐड करूँगा उस क्लैम टाइप नाम के अंदर जाके न्यू क्लैम, और उसको जब आप न्यू क्लैम ऐसे करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्लैम टाइप डॉट नेम, आपके पास बहुत सारे किस्म के क्लैम्स हैं, आप कुछ भी क्लैम्स बना सकते हैं। उसके अंदर जाके आप क्या सेव करने वाले हो, आपका जो मॉडल है जैसे कि यूज़र व्यू मॉडल, उसके अंदर जो आपको यूज़र नेम मिला था वो यहाँ सेव कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ हो गई, फिर कॉमा लगाएं। अब अगला क्लैम बनाते हैं न्यू क्लैम। अच्छा, और इसके बाद यहाँ जाके हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम क्लैम टाइप्स डॉट रोल, यानी कि रोल क्या है उसका, और जो यूज़र अकाउंट है उसके अंदर जो रोल मिला है ना वो डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा आ जाती हैं समटाइम और प्रॉब्लम होती है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और जो आपका यूज़र अकाउंट है वो आपका जो हमने मतलब डाटा ला के रखा हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई रोल भी तो आया ही होगा ना उस यूज़र का जिसने लॉगिन किया है, तो हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे क्लैम तैयार हो गए। अब इस क्लैम की लिस्ट की बेस पे हम क्या बनाएंगे, एक क्लैम्स आइडेंटिटी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आइडेंटिटी का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके बाद न्यू क्लैम्स आइडेंटिटी करके इसके अंदर सबसे पहले जो ऊपर क्लैम की लिस्ट बनाई थी वो मैं ऐड कर दूंगा। और जब वो क्लैम की लिस्ट ऐड हो गई तो उसके बाद कुकी अथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट और अथेंटिकेशन स्कीम हम यहाँ पे इसको बताएंगे, जो कि हम program.cs में बता के आए थे। कुकी अथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट्स
ऑथेंटिकेशन स्कीम। ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अब हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई। तो सबसे पहले देखें हम क्लेम की लिस्ट तैयार करते हैं। क्लेम की लिस्ट की बेस पे आप आइडेंटिटी तैयार करते हैं। आइडेंटिटी के बेस के ऊपर आप प्रिंसिपल तैयार करते हैं। और प्रिंसिपल अब यहाँ पे हम बना लेंगे प्रिंसिपल। ये आप लोगों को शायद अब फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, यार कितना लंबा हो गया है, लेकिन बट थोड़ी ही देर और है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लैम प्रिंसिपल आपने तैयार किया और उस क्लैम प्रिंसिपल को आपने बेसिकली आइडेंटिटी की बेस पे चलाना होता है। तो आइडेंटिटी को आप एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दें। एंड क्या हुआ, अच्छा मैंने यहाँ पे आई कैपिटल लिखा था और यहाँ पे स्मॉल लिख दिया। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है आज कंपोजिंग करते हुए, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि जब मैं अपने कैमतासिया से रिकॉर्डिंग लगाता हूँ तो मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो अटक के चलने लगता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे टाइपिंग करते हुए। और शायद आपको फील भी हो रहा होगा कि मैं फ्लो के अंदर टाइपिंग नहीं कर पा रहा। तो उसकी यही वजह है कि मुझे सजेशंस भी लेट आ रहे हैं और मेरा सारा का सारा सिस्टम लेट चल रहा है। खैर, इसको तो हम बाद में चेक करेंगे। अभी आपके इस ट्यूटोरियल को हम पूरा करते हैं। अब मैंने HTTP कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बोल दिया कि मुझे साइन इन करो और साइन इन करते हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेना जो कि मैंने प्रिंसिपल में दिए। तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन द क्लैम्स। और जो क्लैम्स हैं उनके अंदर जो क्लैम का डाटा है वो आपको यूज़र को लॉग इन कराने से मिल गया। और जब यहाँ तक काम हो जाए, तो जब लॉग इन हो गया बंदा, तो उसको आप अपने मैन पेज की तरफ नेविगेट कर सकते हैं। तो नेविगेट करने के लिए आपको नेविगेशन मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है और वो आपको यहाँ टॉप पे इंजेक्ट करना पड़ता है। एट इंजेक्ट नेविगेशन मैनेजर और मैं इसको नैव मैनेजर के नाम से इंजेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं नीचे जाके यहाँ लिखूँगा नैव मैनेजर डॉट नेविगेट टू, और इसके बाद मैं ऐसे करके इसमें इसको फॉरवर्ड स्लैश दे दूंगा। तो इससे अब आप साइन इन करके तो जो आपका मैन पेज है आप वहाँ पे नेविगेट कर जाओगे। आपका लॉगिन सिस्टम जो है वो तो हमने तैयार कर दिया है। अब इसके बाद देखें हम क्या करना चाहते हैं। हम नेविगेट करवाने के बाद जो फर्दर चीज़ें करना चाहते हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वो इस तरीके से है कि चले हम पेज को पहले रन करते हैं और उसके बाद बाकी बात करते हैं। हम लॉगिन का पेज रन करते हैं, जहाँ तक हमने काम किया ज़रा इसको देख लेना पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अभी तो हमारा पेज डायरेक्ट ही चल रहा है ना, और उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो चुका है, बट आई होप सो कि आपको चीज़ें अच्छे समझ आ रही होंगी। ये देखें आप काउंटर ये वो दूसरा सारा समझ आ रहा है। मैं लॉगिन के पेज पे जाता हूँ और मैं अब एक चीज़ मैंने और भी करनी है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अबाउट के पेज के साथ ना यहाँ पे लॉग इन और लॉग आउट के बटन भी आए। मतलब अगर बंदा लॉग इन है तो लॉग आउट का आए और लॉग आउट है तो लॉग इन का बटन आए। सो खैर अभी तो हम लॉग इन के पेज पे जाते हैं, जो हमने बनाया उसको देखें। तो हाँ, एरर आ गया, एडिट फॉर्म रिक्वायर अदर मॉडल। अच्छा ठीक है। अच्छा इसका इशू क्या है, ये एरर क्यों आया, ये मैं आपको अभी ठीक करके बता देता हूँ। ये एरर आ जाता है और इसको टर्मिनेट करते हैं। और एरर आने की वजह ये होती है कि आपका जो लॉगिन का पेज है इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है, इसके आगे यहाँ पर जाके जो हमने मॉडल दिया है उसको न्यू करके उसका एक इंस्टांस हमें वो करना पड़ता है क्रिएट। अब इसके बाद अगर हम चलाएंगे तो लॉगिन का पेज सही से चलेगा। लॉगिन के पेज से हम लॉगिन तो कर जाएंगे, लेकिन लॉगिन होने के बाद आगे क्या करें, हमने कोई भी ये चीज़ नहीं अभी बताई कि एक ऑथराइज्ड बंदे को ऑथेंटिकेट तो कर लिया। ऑथेंटिकेट करने के बाद उसको ऑथराइजेशंस नहीं दी कि एक ऑथराइज्ड बंदा क्या कुछ देख सकता है और एक नॉन ऑथराइज्ड बंदा क्या कुछ कर सकता है। वो जो लिमिटेशंस वगैरह का सिस्टम है वो हमने अभी तक सेट नहीं किया। तो वो भी करते हैं, अभी उसको सेट करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये लॉगिन के जो बटन्स वगैरह हैं इनको लगाएंगे और उसके बाद सेट करेंगे। सबसे पहले मैं लॉगिन का पेज देख लूँ कि वो चलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो आई होप सो कि अब चल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है और वो एरर अब बदल गया है थोड़ा सा। तो मैंने कहीं और गलती की है। ऑटोमेटिक व्हेन यूजिंग बाइंड वैल्यू। अच्छा बाइंड वैल्यू में मैंने कहीं पे मसला कर दिया है, तो हम वो भी चल के देख लेते हैं और मैं इसको देख के सही करता हूँ और उसके बाद आगे काम करेंगे। सो बाइंड वैल्यू में कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, टर्मिनेट, ऊपर जाते हैं। बाइंड वैल्यूज तो हमने ऊपर लिखा था। तो जो बाइंड वैल्यू का कंसेप्ट है वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐड बाइंड वैल्यू करके यूज़र व्यू के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आई थिंक सो कि ये कैपिटल है। ओके हाँ ठीक है, ये बाइंड वैल्यू का वी कैपिटल होता है यहाँ पे। ऐसे होना चाहिए,
और उसके बाद ही ठीक हो जाएगा। अब दोबारा रन करके देख लेते हैं। रन कर लेना अच्छा हुआ हमारे लिए, हमें जो एक एरर्स थे वो सामने आगे चलें, अच्छी बात है। अब हमारा काम कुछ खास बड़ा रहा नहीं है। अगर आपने यहाँ तक बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ट्यूटोरियल को फॉलो कर लिया है तो इससे आगे आपके लिए कोई भी बड़ा काम नहीं रहा। और इंटरेस्टिंगली वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़्यादा टाइम जो हमारा लगा था वो स्टार्टिंग के अंदर वो चीज़ें करते हुए लगा जो कि माइग्रेशन वगैरह चलाना था एंड सो ऑन। तो अगर आप वो जानते थे तो आपने तो स्किप कर ही दिया होगा, तो आपने वो बहुत लंबा ट्यूटोरियल नहीं देखा अगर आपने उसको स्किप कर लिया। और अगर आपने उसको भी देखा है साथ तो डेफिनेटली आप उसको नहीं जानते थे इसीलिए देखा है शायद, तो उसमें भी आपकी करेक्शन हो गई होगी या लर्निंग हो गई होगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये पेज तो आ चुका है। मैं यहाँ से अगर लेट से एडमिन लिखता हूँ और पासवर्ड भी मैं एडमिन देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी ऊपर लॉगिन का प्रोसेस चल रहा है एंड लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि मैंने एडमिन दिया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो अभी वो कुछ मेहनत कर रहा है। और उसके बाद देखें इसने मुझे वापस पेज पे भेज दिया है और उसने इधर ही भेजना था मुझे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने ये लिखा था कि अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो मुझे कहाँ भेज देना, नेविगेट टू इंडेक्स पेज। ये देखें तो उसने मुझे इंडेक्स पेज पे भेज दिया। सो द पॉइंट इज कि हम लॉगिन तो सक्सेसफुली हो रहे हैं, लेकिन अब हमें ऑथराइज एंड नॉन ऑथराइज पर्सनस के मामले को डील करना है। लॉगिन का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब ऑथराइजेशन के प्रोसेस को हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और क्या करना है ये देखें। सबसे पहले तो हम जाएंगे कहाँ पे, अपने मैन लेआउट में। तो कंपोनेंट्स के अंदर जाके लेआउट के सेक्शन में जाएं और मैन लेआउट को ओपन कर लें। तो अबाउट के जो हमारा ये डिव है ना, इसके नीचे हमें एक बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर का एक कंपोनेंट है, वो हमें लगाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। वैसे मैं आई थिंक सो यहाँ पे यूजिंग करके पहले उसको ऐड कर लूँ। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट नॉट माइग्रेशन। आजकल मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर डॉट कंपोनेंट्स और डॉट ऑथराइजेशन, इसको मैं यहाँ तक तो ऐड कर दूँ ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ से अब यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, एक ऑथराइज व्यू बनाना है। ये देखें ऑथराइज व्यू, ऑथराइज व्यू का आपने टैग बना दिया। अब इस ऑथराइज व्यू के बीच में आपने एक ऑथराइज्ड और एक नॉट ऑथराइज का टैग बनाना है। एक आपका आ गया ऑथराइज्ड का। ऑथराइज का मतलब ये कि इस ऑथराइज के टैग के बीच में मैं जो भी HTML लिखूंगा उसी को नजर आएगी जिसने लॉगिन किया हुआ है। और यहाँ पे एक मैं बनाने जा रहा हूँ नॉट ऑथराइज्ड का, तो इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसको नजर आएगा जिसने लॉगिन नहीं किया हुआ। तो जो ऑथराइज्ड है उसको क्या नजर आना चाहिए, लॉग आउट का बटन। और जो नॉन ऑथराइज्ड है उसको क्या नजर आना चाहिए, लॉगिन का बटन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ, नॉन ऑथराइज को मैं शो कर देता हूँ लॉग इन का बटन। लॉग आउट का बटन अभी हमने बनाया नहीं है तो उसको हम शो भी नहीं करेंगे। तो मैं href के अंदर जाके यहाँ पे /login लगा देता हूँ सिंपली। तो अब जब भी हम जाएंगे तो वहाँ अबाउट जो ऊपर राइट कॉर्नर में अबाउट लिखा हुआ आता है, वहाँ पर जब तक बंदा लॉग इन नहीं करता वहाँ पे उसको क्या नजर आएगा, लॉगिन का बटन आएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद अभी मैं फिलहाल यहाँ पे सिंपली लॉग आउट लिख देता हूँ जो कि नजर आएगा। जब बाद में हम बटन बना देंगे तो इसको हम लिंक भी कर देंगे लॉग आउट के सेक्शन के साथ। तो अभी यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको रन करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन मैं बार बार रन करने को अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रन करने के अंदर हमारा टाइम ज़ाया होता है, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। खैर चलें, अब रन कर दिया है, देख लें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके अच्छा, ओ अच्छा, सही है सही है। देखिए यहाँ पे नहीं आया लॉगिन और यहाँ पे लॉग आउट आ गया। थोड़ी गलती हो गई। अभी हम इसको सही कर देते हैं। अच्छा हुआ यार, रन कर लिया, चलो ठीक है, अच्छा हो गया, टाइम ज़ाया नहीं हुआ, अच्छा हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब तक आप इस चीज़ के अंदर इसको चलाने के लिए राउट्स के सेक्शन में जाके राउट व्यू को ऑथराइज राउट व्यू से चेंज नहीं करेंगे, AUTHORIZEROUTE राउट व्यू, आप जब तक इसको ऑथराइज राउट व्यू नहीं बनाएंगे आपका काम नहीं चलेगा। आई थिंक सो ऑथराइज राउट व्यू ही होना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये इज़ अ कंपोनेंट एडमिस नेम स्पेस। ठीक है, इसको नेम स्पेस डायरेक्टिव्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करता हूँ ना कि वो जो नहीं मैंने अभी लगाया था, कहाँ लगाया था, लेआउट में जाके मैन लेआउट के अंदर जो टॉप पे ये चीज़ है, इसको ना मैं यहाँ से Ctrl+X कर लेता हूँ, यानी कि कट कर लेता हूँ। जो मेरा इंपोर्ट्स का जो सेक्शन है मैं वहाँ जाकर इसको ना नीचे ऐड कर देता हूँ।
ताकि इन सब का टेंशन ख़त्म हो जाए, बार बार सबको देना पड़ेगा ना यार, तो इसलिए। तो राउट के अंदर अब ये देखेंगे ठीक हो गया, और यहाँ से तो इसको तो मिल ही गया था। अब मैं दोबारा से चलाता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और ये हो अभी भी लॉग आउट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। आई डोंट थिंक कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। खैर चलें, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। मैं कहीं ना कहीं या तो कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या कुछ भी है, बट स्टिल डेफिनेटली अब मैं इसको सही करूँगा। यहाँ पे ऑथराइज राउट की तो मैंने इसको बना दिया, ठीक हो गया। और मैन लेआउट के अंदर मैंने क्या गलती की, मैंने ऑथराइज व्यू बना दिया, और ऑथराइज पर्सन को लॉग आउट शो कर दो, राइट। ओके 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 ओके, मैं ऑथराइज्ड हूँ, मैं लॉग इन कर चुका हूँ, तो मुझे इसलिए बार बार आई थिंक सो के लॉग आउट नज़र आ रहा है। मैंने लॉग आउट का अभी तक तो बटन बनाया नहीं है जो मैं लॉग आउट करके दोबारा से चला सकूँ। तो बेहतर है कि इससे पहले कि इससे हम आगे काम करें, हम ना अकाउंट्स का जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसके अंदर जाके हम करते ये हैं कि हम ना एक लॉग आउट का पेज बना देते हैं, ठीक हो गया। सो अकाउंट के पेज के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ क्या, एक ब्लेज़र कंपोनेंट, और इस ब्लेज़र कंपोनेंट के अंदर मैं जाके एक लॉग आउट बना देता हूँ, और इसके ऊपर पेज डायरेक्टिव में दूंगा। सबसे पहले ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऐट पेज डबल कोट में जाके / लगा के लॉग आउट, और इसके नीचे में एवं बस एक डिव बनाकर तो लिख देता हूँ। सॉरी, आज तो डिवें भी ख़राब हो रही हैं। अच्छा, डिव बनाकर तो यहाँ पे लिख देता हूँ H3 हेडिंग बनाकर यू आर लॉग्ड आउट। अब तो कोई इतना खास ज़रूरी नहीं है। अब मैं कोड के सेक्शन में जाके क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जाके देखें, मैं दोबारा से एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा HTTP कॉन्टैक्ट्स की, और इसको मैं _HTTP कॉन्टैक्ट्स करूँगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता ऐसे लिखो यार, लेकिन बट मेरा एक तरीका, एक पैटर्न बन चुका है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो कैस्केडिंग पैरामीटर कर देंगे इसको, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं ना कि हम इसका जो ऑन इनिशलाइज का जो फंक्शन है उसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड ऑन इनिशलाइज्ड, एंड ऑन इनिशलाइज का भी एसिंक वर्जन हम ओपन करेंगे यार, और इसके अंदर भी हम जाकर तो ओवरराइड यहाँ पे हम एसिंक लगा लेंगे, और ऐसे करेंगे, और इसको रिटर्न कराने की जगह अवेट करवा देंगे, और साथ ही साथ हम एक इंजेक्ट करेंगे ऊपर टॉप पे जाके। क्या एक इंजेक्ट कर देते हैं हम नेविगेशन मैनेजर, और नैव मैनेजर के नाम से हम इसको रखेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम यहाँ पे बोल देंगे कि नैव मैनेजर साहब आप क्या करना कि हमें लॉग आउट होने के ऊपर डॉट नेविगेट करवा देना, किस जगह पे, दोबारा हमारे मैन राउट के ऊपर। तो इसके बाद यहाँ से आगे क्या करना है कि यहाँ से आगे करना ये है कि हमने जो अवेट के ऊपर यहाँ पे लगाया है, इसको यहाँ से कट करके इसकी जगह पे हमने अवेट के आगे, इसकी ज़रूरत हमें ऐसा है नहीं है, ठीक है, तो इसको नीचे यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ से आगे हम इफ़ लगाते हैं, और इफ़ के अंदर हम चेक कर लेते हैं HTTP कॉन्टैक्ट्स डॉट यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है, मीन्स कि अगर लॉगिन है, तो उस वक़्त आप क्या करें कि यहाँ पर आएँ, और उस वक़्त आप क्या करें कि एक और अवेट बनाकर HTTP कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए आप उसको साइन आउट करवा दें, ठीक हो गया, और साइन आउट एसिंक, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। अब इसके बाद ना बेसिकली मैं चाहूँ तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैं ये वाला ऑप्शन ना इसके अंदर ही दे दूँ, इफ़ के अंदर ही दे दूँ, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो बेसिकली मैंने क्या कहा है कि जैसे ही लॉग आउट का पेज रन हो, तो रन होते ही साथ ये चेक कर लेना कि क्या बंदा लॉग्ड इन है। अगर लॉग्ड इन है तो उसको साइन आउट कराना, और वापस उसको मैन पेज के ऊपर सेंड कर देना। अब ये लॉग आउट का पेज मैंने बना लिया है। अब इस लॉग आउट के पेज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑथराइज बंदे की जगह जो है ना लॉग आउट का पेज आना चाहिए। तो ये लगाने का तरीका क्या है, मैं बजाय इसके कि दोबारा कोड करूँ, मैं ऑथराइज के अंदर जाके यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको जाके लॉग
आउट कर देता हूँ। तो अब इसके बाद मैं दोबारा रन करके देखता हूँ कि मेरा इशू रिजॉल्व होता है या नहीं हो पाता। तो देखें, आप लोगों को भी आई होप सो कि समझ आ जाएगा। हो जाना चाहिए वैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती यही की थी। और थोड़ा सा व्यू डिस्टर्ब होगा क्योंकि मैंने अभी इसकी बेसिकली प्रॉपर डिव के अंदर नहीं जाके रखा है, इसलिए वो नीचे जाके बटन शो हो रहा है। देखें, अभी लॉगआउट का बटन आ गया, ये ऊपर आना चाहिए था, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये कॉस्मेटिक इशू है। लेकिन अगर मैं लॉगआउट का बटन दबाऊंगा तो आप देखें लॉगिन का आ गया, और अगर मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको एडमिन लिख के लॉगिन कर लूंगा तो ये वापस मुझे यहाँ पे लॉग आउट शो करने लग जाएगा, यानी कि लॉगिन बंदे को लॉग आउट और लॉग आउट बंदे को लॉगिन का ऑप्शन आना शुरू हो गया। अभी लॉगिन करने में लगा हुआ है, जैसे ही लॉगिन कर लेगा तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन देने लग जाएगा। ये देखें, तो परफेक्टली ये चीज़ काम कर रही है। अब ये जो कॉस्मेटिक इशू है कि चीज़ें ऊपर टॉप पे बार में नहीं आ रही, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके अंदर हमने बेसिकली ना कुछ गलती ऐसी की है और मुझे भी नहीं पता कैसी की है। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और मुझे ज़रा देख लेने दें कि ये डिव कौन सी है जिसमें, अच्छा ये डिव है। तो हमें बेसिकली में यहाँ पे सारी चीज़ें शो करनी थी, लिंक यहाँ पे शो करने थे इस डिव के अंदर। अब जो चीज़ें आएंगी वो बेसिकली उधर टॉप पे आएंगी। मैं दोबारा रन करके आपको दिखा रहा हूँ। डोंट वरी, काम कंप्लीट हो चुका है, आपको ज़्यादा काम नहीं रहता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। बस बिल्कुल एंड पे हैं हम। हमने लॉग इन भी बना लिया है, हमने लॉग आउट भी बना लिया है, और अब इसके बाद हमने एक छोटा सा काम जो करना है वो सिर्फ इतना सा रह गया है कि हमने लॉग इन बंदे को क्या दिखाना है, लॉग आउट बंदे को क्या दिखाना है, ये चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। ये देखें ऊपर लॉग आउट आ रहा है ना, क्योंकि मैं लॉग इन हूँ। अब मैं यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा तो लॉग इन का बटन आ गया, तो परफेक्ट हो गया। अब हम इसके बाद आगे का काम करते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब मैं जाता हूँ जो हमारे लेआउट के सेक्शन में नैव मेन्यू बना हुआ है। आपको तो पता ही है कि हमने वहाँ पर एक नैव मेन्यू बना रखा होता है, बल्कि बना बनाया हमें मिलता है ये नैव मेन्यू। तो इसके अंदर जाकर मैं क्या करता हूँ, मैं नैव मेन्यू की सेटिंग कर लेता हूँ। नैव मेन्यू की सेटिंग क्या करनी है, आपने ऑथराइज व्यू देना है और ऑथराइज व्यू को बता देना है कि क्या क्या पेज नज़र आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ना टॉप पे मिसाल के तौर पे एक जो आपका पहला है होम का बटन, इसको तो छोड़ ही देना, चले होम तो सबको बेचारों को नज़र आ ही जाना चाहिए। ये वाला जो है ना, इसको हम ऑथराइज व्यू का सेक्शन बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ जाके लिखूँगा ऑथराइज व्यू। ऑथराइज व्यू के अंदर जाके मैं इधर जाके लिखूँगा ऑथराइज्ड, यानी कि जिसने लॉगिन किया हुआ हो ना उसको क्या नज़र आए, ये काउंटर वाला पेज। कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे डाल दिया। यही वाला काम मैं और भी किसी के साथ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो है वेदर वाला पेज, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ही कॉपी करता हूँ और इसको पहले तो मैं नीचे डालता हूँ इस जगह पे, और इसके बीच में जो ये पेज का ऑप्शन है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसकी जगह पे जो ये है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब इसके बाद मैं दोबारा चलाता हूँ तो देखते हैं कि हमें लॉगिन से पहले क्या ये बटन नज़र आते हैं लेफ्ट साइड पे। अगर आ रहे हैं तो फिर काम खराब है, और अगर लॉगिन के बाद नज़र आ रहे हैं तो हम परफेक्टली अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। सो अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई थिंक सो ट्यूटोरियल तो काफ़ी लंबा हो चुका है यार, 57 मिनट, यानी कि 1 घंटे का ट्यूटोरियल। बट डोंट वरी यार, कुछ सीखने को ही मिल रहा है। अच्छा, और मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ और लाइव बैठा हुआ हूँ, ये कोई हिस्सों के अंदर रिकॉर्ड होने वाला ट्यूटोरियल नहीं है, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से जाते हैं और देखें, वाओ, यहाँ से काउंटर और वेदर दोनों पेज खत्म हो गए। अब मैं लॉगिन पे जाऊँगा और लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा एडमिन, और यहाँ पे जाके लिखूँगा एडमिन, और अब लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ऑथराइज व्यू के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आल्दो कि इसको मेरी नज़र में नहीं लेना चाहिए। जैसे देखें, लॉगिन जैसे ही हुआ होम के साथ ही आगे काउंटर और वेदर भी आ चुके हैं, और मैं लॉग आउट कर दूंगा तो गायब हो जाएंगे। लेकिन यूज़र लॉगिन करे या फिर एडमिन लॉगिन करे, दोनों को नज़र आएंगे। ये थोड़ा सा फंडा ख़राब है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से एक पेज ऐसा हो जो कि सिर्फ यूज़र को नज़र आया करे, नहीं, एक पेज ऐसा हो जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र को नज़र, हाँ ठीक है, यूज़र को नज़र आए। और वो कौन सा है, मैं कहता हूँ काउंटर का, ठीक हो गया। और यहाँ पे ऑथराइज व्यू के टैग में जाके लिखो आप रोल्स, और रोल्स पे जाके आगे यूज़र कर दो, और साथ ही साथ आगे एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे डेटाबेस में सेव किया था एग्जैक्टली वैसे ही। और इसी तरीके से यही वाला रोल्स में यहाँ से कॉपी करता हूँ, और आपका जो ये वाला ऑथराइज व्यू है इसके अंदर इस पॉइंट पे डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं यूज़र को काट देता हूँ।
मीन्स ये कि इन सिंपल वर्ड्स मैंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को तो दोनों बटन नजर आने चाहिए, लेकिन अगर यूजर लॉग इन करे तो उसको सिर्फ काउंटर वाला आना चाहिए। तो देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम हो गया, आप बाकायदा अथेंटिकेट करते हुए चल रहे हो कि किसको क्या नजर आना चाहिए, किसको क्या नजर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं एक दफा इसको रन करता हूं दोबारा से और एक दफा फिर आपको दिखा देता हूं। ओके अब देखें हमें सारे पेज नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लॉग इन है एज एन एडमिन, तो एडमिन को तो काउंटर भी आना था, वेदर भी आना था। लॉग आउट करेंगे तो दोनों पेज गायब हो गए। अब मैं लॉग इन करता हूँ यूजर के तौर पे, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ यूजर एंड यूजर, तो अब यूजर को जो ऑथराइज है ना वही व्यू नजर आएगा, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। तो मैंने यूजर कर दिया है, तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे कितने बटन सामने आते हैं। तो लॉगिन हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखें परफेक्टली सिर्फ और सिर्फ काउंटर का बटन सामने आया, ठीक है। अब यहाँ तक तो काम परफेक्ट हो गया, हमने ज़बरदस्त तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर एक इशू है, देखें लॉग्ड आउट बंदे को कोई पेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ऊपर से जाके लिंक में अगर उसका नाम दे देगा ना, मिसाल के तौर पे काउंटर, फिर काम खराब हो जाएगा, फिर वो डायरेक्ट काउंटर पे पहुंच जाएगा। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना यार, ये तो गलत हो गया। अब इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लें। तो पहली बात तो ये कि अगर बंदा फॉर एग्जाम्पल दे ही देता है लिंक, तो वो उस पेज पे ना आए, तो अगर उस पेज पे ना आए तो वो कहाँ पर जाए? तो मेरे ख्याल में हमें एक नया पेज बनाना होगा। अब आप वो गैस करें कि कौन सा पेज है, मैं आपको बताता हूँ। वो पेज था एक जिसका नाम आप program.cs में लिख कर आए हुए हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। program.cs में जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये आप एक्सेस डिनाइड का पेज बनाकर आए थे ना, तो उस बंदे को यहाँ जाना चाहिए। अब एक्सेस डिनाइड के नाम से ना आपको एक कंपोनेंट अकाउंट की सेक्शन बना लेते हैं क्योंकि उसी के रेलेवेंट है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्लेजर कंपोनेंट और एक्सेस एक पेज बना दिया, और ये पेज के ऊपर जो डायरेक्टिव जो मैंने वहाँ पर दिया है program.cs में, वो मैं ऐड पेज लगाकर तो यहाँ पे दे देता हूँ। सही हो गया। इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे डेफिनेटली इसको यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं, तो जिसको हम ऑथराइज नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर नॉट अलाउड टू सी दिस पेज। वही बस लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख देना, खूबसूरती से बनाना, बड़ा सा क्रॉस बना हुआ हो, खतरे की घंटी, पता चले कि आपकी सिक्योरिटी है। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से करके अब मैं करूँगा क्या, अब मुझे पेजों के ऊपर भी एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, उन पेजों के ऊपर जिस पे मैं नहीं चाहता कि एक लॉग्ड आउट बंदा जाए। जैसे कि पेज कौन सा है जनाब हमारे पास, पेजेस में जाएं और काउंटर के अंदर, तो मुझे यहाँ पर टॉप पे जाकर इस जगह पर क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट करो और एट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखो ऑथराइज्ड, ठीक हो गया। और ऑथराइज के आगे रोल लिख दो। मिसाल के तौर पे आई थिंक सो काउंटर हमने किसको अलाउ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ से नैब बार में जाके देख लेता हूँ, सॉरी लेआउट में जाते हैं, और काउंटर के पेज पे कौन कौन अलाउ है यार। काउंटर के पेज पे यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही अलाउ हैं, तो हम इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम इसको कॉपी करते हैं और काउंटर के पेज पे जाकर इससे आगे ऑथराइज के आगे ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके ये चीज़ लिख दो। तो अब हम काउंटर के पेज को चलाकर देखते हैं कि अगर हमने लॉग आउट किया हुआ है और अगर हम फिर काउंटर के पेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो खुल गया था, तो अब खुलता है या नहीं लॉग आउट की सिचुएशन में। सो ओके, रन होने दें, उसके बाद देख लेते हैं। डोंट वरी यार, ये लास्ट स्टेज है, घबराना नहीं है आपने, लास्ट स्टेज है, खत्म हो गया काम भाई, खत्म हो गया, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे एंड चल रहा है। ओके लॉगिन नहीं है हम, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाकर इसको, सॉरी नॉट लॉग आउट, मैं काउंटर के पेज पे जाता हूँ। मैंने काउंटर का पेज खोला है, तो उसने मुझे उठाकर, अच्छा मुझे एक्सेस डिनाइड का पेज तो नहीं दिखाया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे दिखाएगा, लेकिन इसने मुझे लॉगिन के पेज पे भेज दिया, ठीक हो गया। बट दैट्स गुड, ये इसका ये मैंने नहीं किया यार, बिल्कुल भी मैंने नहीं किया इस तरीके से, ये इसने खुद सारा का सारा गेम किया है, और ये जो हमने क्लैम्स और ये सब चीज़ें सेट की थी उसकी बेस पे इसने डिसीजन लिया, आई थिंक सो। बट यार मैं इसके ऊपर भी खुश हूँ, ठीक है। और ये टू बी वेरी फ्रैंक, इसको एक्सेस डिनाइड का पेज दिखाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, और इसने क्यों नहीं दिखाया, इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। सो मैं फिर लिख देता हूँ, और काउंटर, और इसने मुझे काउंटर दिखाने की बजाय मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया।
बट दैट टोटली फाइन, ये भी सही है। अब ये क्यों कर रहा है इस पर रिसर्च करके कभी किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा ना तो ये मुझे दोबारा से मैन पेज में नहीं लेके जाएगा, शायद ये यहीं पे लेके जाएगा क्योंकि उसने रिटर्न यूआरएल दे दिया है पहले से ऊपर। तो खैर, बट हम कभी दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे कैसा क्यों हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि हमारा ये ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और एक्सेस डिनाइड का पेज तो नहीं चल सका मेरा। इसको मैं रिसर्च करूँगा और देखूंगा कि क्यों नहीं चल पाया। बट जब मैंने काउंटर का पेज ऊपर से टॉप से अब खोलने की कोशिश की तो उसने मुझे घुमा फिरा के वापस लॉगिन पे भेज दिया कि भैया जी पहले लॉगिन करो फिर आना यहाँ पे। और मैंने लॉगिन किया तो मुझे उसने काउंटर दिखा दिया। सो आई होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैंने इसके ऊपर पूरी कोशिश की कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ, उसी के अंदर टेबल यूज़र का बनाऊँ, उसके अंदर यूज़र के 2 यूज़र नेम पासवर्ड सेव करूँ, उनको टोटली ज़ीरो से सारा कुछ उठा के लेके चलूँ। बहुत सारे ट्यूटोरियल इंटरनेट पे मौजूद हैं। आइडेंटिटी सिस्टम को इस्तेमाल करके पहले से लिखे हुए कोड को इस्तेमाल करके एडिट करके उसकी बेस के ऊपर आपको लॉगिन सिस्टम बनाना सिखा रहे हैं, ऑथेंटिकेट करना सिखा रहे हैं, ऑथराइज करना सिखा रहे हैं। लेकिन वो आप करके इस्तेमाल भी कर लेते तो जो रियल प्रोग्रामर होता है ना उसको यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आधा कोड तो इसमें ऐसा है जो कि मैंने देखा भी नहीं है, तो मैं कैसे इस पर बिलीव कर लूँ। कल कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। तो ये आपका सारा आपके हाथ का लिखा हुआ कोड है, आपको पता है कि कहाँ पे कैसे ऑथेंटिकेशन हो रही है, कहाँ पे कैसे ऑथराइजेशन हो रही है। तो आप इस चीज़ को संभाल सकते हैं और इस तरीके से चला सकते हैं। और ये ऑथराइज व्यू का जो आपको एक कंपोनेंट मिल गया है, इसके अंदर आप किसी भी एक सेक्शन को, किसी पेज के सेक्शन को भी दिखाने के लिए ऑथराइज और अनऑथराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इस पेज के ऊपर लिखी हुई ये जो बटन है, ये एक बटन है काउंटर का, मुझे नहीं दिखाना तो मैं इसको भी ऑथराइज व्यू के अंदर जाके ऑथराइज्ड का बटन लगा दूंगा। तो जो बंदा लॉगिन नहीं करेगा, अगर पेज नजर आ भी गया तो उसको बटन नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं बहुत सारी सेटिंग्स और भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, आपको फुल कंट्रोल मिल गया है, फुल सिक्योरिटी आपके प्रोजेक्ट में मिल गई है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको ऐड करें, ब्लेजर पे, रेजर पेजेस के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट काम करेगा, ये सिस्टम काम करेगा। इसी अप्रोच को अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली चीज़। सो अगर आपको ये लेक्चर या ट्यूटोरियल पसंद आया हो जो कि 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन दबा के कमेंट में तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।